अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बजट पास होने से पहले पीएमएलएन की तरफ से और खास तौर पे साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अरकान हैं, 15 अरकान हैं जो हमसे राब्ते में है। यकीनन वो बजट में वोट तो नहीं कर सकते थे नून लीग के लिए, लेकिन हमने देखा जो नंबर सामने आए उसमें उन लोगों ने एब्सटेन भी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने ये बजट जो है 176 वोट से पास करवा लिया। ये दावा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमसे राब्ते में है, लेकिन कल हमने देखा एक अहम खबर सामने आई और ये खबर हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि 15 एमपीए, पीएमएलएन के 15 एमपीएस ने कल बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है और हमने ये आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार उन 15 एमपीएस को अपने साथ लेकर आए। वो मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही और हमने ये भी कहा था कि इस मुलाकात में 7-8 एमपीएस ने और भी होना था जो कि अपनी जाती मसरूफियात की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से कल उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। कल हमने अपने ही प्रोग्राम में चंद नाम भी आपके सामने रखे थे जो इस मुलाकात में मौजूद थे। ये तमाम लोग एमपीएस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि कल मौजूद थे, जिसमें हमने आपको बताया कि अशरफ अंसारी जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। रियासुद्दीन साहब जो कि नारोवाल से एमपी हैं, उन्होंने मुलाकात की कल इमरान खान से। फैसल नियाजी जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस प्रोग्राम के बाद आपने देखा कि नईम उल हक साहब का ट्वीट आया जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि कल मुलाकात हुई है 15 एमपीएस की। और फवाद चौधरी ने भी आज इस पर बात की है। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि ये 15 जो मुलाकात की है, इसके बाद आप देखेंगे कि चंद और एमएनएस एमपीएस भी जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। जो लोग रात को गए हैं, जाहिर है ये तो एक पहली किस्त है, असल तो बात जो आने वाली है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इस वक्त बिखरने के मोड में है और ये हमारी वजह से नहीं बिखर रही है, ना ही हम कोई रोल अदा कर रहे हैं, ना ही हम कोई उस तरह से कर रहे हैं कि छांगा मांगा में ले जाएं या फलानी जगह ले जाएं। ये जो अब बिखर रही है अपोजिशन, अगर उनके कल 12 एमपीएस जो हैं जिन्होंने मुलाकात की है, उनके नामों की जो लिस्ट है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी चूँकि रिलीज़ नहीं हुई है, ऑफिशियली भी आपके पास जो है वो चले आ जाएगी। इसके बाद इकट्ठी ही कुछ जो है एमएनएस की जो लिस्ट है वो भी आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग बिखर रही है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो खुद हमसे राब्ता कर रहे हैं। कल जब ये खबर आई थी और हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था तो इसके बाद पीएमएलएन के मुख्तलिफ रहनुमा इस खबर की तरदीद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मुलाकात हुई हो। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब के कुछ बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन है कि 4-5 एमपीएस ने मुलाकात की हो। जो नाम मैंने आपको बताए जो हमने अपने प्रोग्राम में कल लिए थे, उन्हीं का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट थे कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि आखिरी वक्त में पीएमएलएन में शामिल हुए, बिल्कुल लास्ट मौके पे उनको पीएमएलएन का टिकट दिया गया। तो मुमकिन है कि उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की हो। इसका मतलब अब वो इस बात की तरदीद नहीं कर रहे, वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि चंद लोगों ने मुलाकात की हो। ये सारा मामला क्या है इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए कुछ ही देर बाद पीएमएलएन के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सीएम पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल और हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूनुस अंसारी साहब जो कि कल इन मीटिंग्स का हिस्सा थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यूनुस अंसारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या आप कल बनी गाला गए, आपने इमरान खान से मुलाकात की और आपके साथ कितने लोग थे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया कि कौम को हकीकत से आगाह कर सकें। तो कल बिल्कुल बिलाशुबा मैं बनी गाला गया था और मेरे साथ 15 अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली थे और 5 कौमी असम्बली के मेंबर थे। अच्छा, और 15 था, 15 सूबाई और असेंबली के मेंबर थे और 5 कौमी असेंबली के मेंबर थे। जी ठीक है, फरमाइए क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये फैसला मैं 3-4 माह से ये इसके ऊपर काम कर रहा था और इससे पहले 2018 का जो इलेक्शन था, जो अभी आप नाम ले रहे थे मेरे भाई का, अशरफ अंसारी ने बिल्कुल नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और मैंने जीप के निशान पे एनए का इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने जो 33 साल वो बस्तगी मेरी नून लीग से रही और 18 के इलेक्शन से पहले मैंने इनको खैरबाद कह दिया, चूँकि मैं इनकी पुलिसियों से तंग था, ये इंसानों की तजलील करते थे
और कल का दिन मैंने इसलिए चूज किया कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खबर रखने वाला आदमी हूं, मुझे पता चला था कि साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक ऐलान करने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं इसकी सोच का और इसकी अकल का करूं कि इसके अंदर कितनी विल है, क्या सोच रखते हैं। तो मैंने कल ये चेक किया कि जो शहबाज शरीफ हैं वो मतलब हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये वज़ीर आला रहे हैं और अभी इनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया हुआ है। तो इनको तो अपने घर का पता नहीं है। चले सर, अच्छा ये तनकीद, ये सियासी तनकीद आप एक तरफ रहने दें थोड़ी देर के लिए यूनुस अंसारी साहब, और मुझे जरा ये बात बताइए कि आपके भाई अशरफ अंसारी आपके साथ। मैं हकीकत में बबली बात कर रहा हूं, लेकिन कल ये हुआ है ना जी सर, मैं उसी पर आ रहा हूं ना, मुझे जरा उसकी तफसील तो बताइए कि हुआ क्या, कैसे राब्ता हुआ, ये कहानी क्या है, इसकी तफसील लोग जानना चाहेंगे ना, अगर आप वहां पे थे। जरा बताइए कि आपके भाई समेत 14 एमपीएस और कौन कौन थे, और जो मेंबर नेशनल असेंबली आपके साथ थे 5, ये कौन लोग थे? बताइए कौन लोग थे जो आपके साथ कल मुलाकात करके आए? जैसे ये मेरा असासा है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये भाई का नाम भी आप जो ले रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं लेता कि वो भी मेरे साथ थे। अच्छा। और जितने मेंबर पंजाब असेंबली हैं वो मेरी जान है, उनकी इज्जत की हिफाजत करना मैं अपनी जान से ज्यादा समझता हूं, और उनकी इज्जत मेरे लिए बहुत मुकद्दम है, और मैं इंशाअल्लाह ताला करूंगा उनकी हिफाजत, उनकी जान की और उनके माल की भी हिफाजत करूंगा। सर मुझे जरा बताइए, नाम लेने में उनकी इज्जत कैसे खराब हो जाएगी? क्या मेरी आवाज के ऊपर लब्बैक कहा है और सुन तो लीजिए, उनकी इज्जत कैसे खराब हो जाएगी? अगर इस सवाल तो सुन लीजिए मेरा, इस मुल्क का अरे यूनुस अंसारी साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल में ये कर रहा हूं, उनकी इज्जत कैसे खराब हो जाएगी अगर वो समझते हैं कि नून लीग की गलत पॉलिसीज हैं, इमरान खान उस्मान बुज़दार की ठीक पॉलिसीज हैं, हमें उनकी हिमायत करनी चाहिए, तो नाम लेने में इज्जत कैसे खराब हो जाएगी उनकी? नहीं सर, मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि मैंने मतलब पॉलिटिशियन को मैं समझता हूँ एक अदना तालिब इल्म हूँ। सियासत हमने बिल्कुल ग्रास रूट पे की है। मेरे भाई जो काउंसलर पे इलेक्शन भी इलेक्ट हुए हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरा भाई एमपीए भी रहा है, नाज़म भी रहा है। ठीक है जी, तो मुझे पता है इस पाकिस्तान की सियासत के बैकग्राउंड क्या होते हैं, और आप लोगों की मेहरबानी है कि लोगों को आप आगाही करते हैं। तो मतलब उनकी इज्जत इसलिए है कि वो अभी मतलब हमने बहुत काम करना है इस मुल्क के लिए। ठीक है जी, हम किसी खानदान के किसी एक फर्द के गुलाम नहीं है। ठीक है जी, इसलिए मैंने उनकी इज्जत की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपने सुना यूनुस अंसारी साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ 15 एमपीएस थे और 5 मेंबर नेशनल असेंबली थे जिन्होंने कल बनीगाला में मुलाकात की है। नाम वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है मैं इस वक्त नहीं बता सकता, कुछ नाम हमने अपने प्रोग्राम में बता दिए थे, और आप भी मान गए कि 4-5 लोग तो कम से कम हो सकते हैं, लेकिन ये बात 4-5 लोगों से ज्यादा की है। देखिए शहजाद, बात ये है कि ये जो यूनुस अंसारी साहब आपके पास बैठे हैं, ये एक ऐसा किरदार है कि जिसको चुना गया है इस कन्फ्यूजन को फैलाने के लिए, और मौजूदा जो हुक्मरान टोला है ये यानी इनकी बुनियाद ही फ्रॉड और झूठ के ऊपर है। ये फ्रॉड और झूठ के ज़रिए से इन्होंने हुकूमत हासिल की और अब उसी ज़रिए से हुकूमत करना चाहते हैं। ये बाकायदा इन्होंने एक प्लान्ड मूव के तहत कल इन्होंने ये शोशा छोड़ा है, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि जो इन्होंने वारदात की है, इस टोले ने जाली मैंडेट का हामिल जो है इस मुल्क से, इस कौम से, ये बजट की सूरत में, तो शोर बजाय इसके कि लोग बजट को एनालाइज करें, लोग जो है वो ये देखें कि ये किस तरह से इन्होंने जो है वो लोगों के कारोबार बंद कर दिए हैं, महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। अब इन्होंने जो है वो ये एक इशू छोड़ा ताकि सारा मीडिया और सारे लोगों की तवज्जो इस तरफ कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा ही हुआ है। आज मीडिया में मेरा जहाँ जहाँ पे भी कोई यानी कांटेक्ट हुआ है जी, तो किसी ने ये बात नहीं की कि ये कल क्या वारदात और क्या जुल्म हुआ है इस मुल्क और कौम के साथ, आप क्या ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक तो सारे जो है वो इसी बारे में लगे हुए हैं और किसी की मुलाकात नहीं हुई? आप क्या कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई है, 15 एमपीएस नहीं मुलाकात हुई है, या कम एमपीएस की हुई है, या किसी की भी नहीं हुई है? क्या है आपका स्टेटमेंट? देखें शहजाद, बात ये है कि जब तक कोई आदमी जो कि इलेक्टेड है, इलेक्टेड आदमी जो है वो अगर वो आए
और वो कहे कि जी मुझे उस पार्टी से जिसका मैंडेट मेरे पास है, जिसके टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे उससे इख्तलाफ हो गया है, मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं फ़लाँ पार्टी में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और अगर कोई इसके बगैर करता है तो वो फिर लोटा है। और लोटे का आपको पता ही है कि आज 2019 है, लोटे का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और लोटा जो है वो तो किसी तौर पे सर, भी लेकिन किसी को आपने भी जो सवाल है का वो जवाब नहीं बर्दाश्त दिया नहीं राणा होगा। साहब, आपने सवाल का सुन लेना, जवाब नहीं मैं दिया। आपके सवाल नहीं, लोग आपके मिले सवाल हैं का या नहीं जवाब मिले जो हैं? है ना, मैं इस पर तो आपका सवाल का मौक़िफ़ जवाब जानना मैंने चाह रहा देना है या आपने देना है सवाल का जवाब? तो आप दे सवाल का नहीं रहे जवाब ना। आप लेना मुझसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं, हैं, मैं आईनी तौर पे आपको उनको मैं इस्तीफा दे रहा देना हूँ ना। पड़ेगा, फिर वो आप दूसरी क्यों पार्टी में शामिल होंगे। नहीं, क्या वो लोगों आपको की क्यों मुलाकात इतनी हुई है जल्दी नहीं हुई है? सुन लेना, वो बात तो सुन लें। बात ये है कि जब तक कोई आदमी जो है वो आके ये नहीं कहता कि उसने कोई जो है वो उसने अपनी वफादारी जो है वो चेंज की है। बाकी जहाँ तक मिलने मिलाने का तल्लक है, देखें ये जो कंटेनर पे पिछले 4 साल में जो ओए तोए की सियासत हुई है, जो सियासत में गंद और गलीज़ जो है वो चैप्टर जो है वो शामिल हुआ है, इससे पहले यार हम अपोजिशन में होते थे तो हम जो है वो जो हुकूमत में लोग होते थे उनसे मिलते रहे हैं। हम हुकूमत में रहे हैं, लोग अपोजिशन के लोग हमें मिलते रहे हैं। तो ये क्या एक दूसरे से मिलना जो है सही। ये कोई इतना बड़ा जो है वो ठीक है। शजरे हाँ, ममनूआ है कि जी अब मिल आप ये लिया बात है, कर रहे हैं तो कि लिहाजा जो उन्होंने है ये बड़ा मसला हो गया है। उन्होंने मुलाकात की होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं, है। मैं इसको कंफर्म नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जिन लोगों के इन्होंने नाम चलाए हैं ना, मुझे मौका एक दें सेकंड, यानी यूनुस साहब, एक जिन सेकंड। लोगों के यूनुस साहब, इन्होंने एक सुन लें, जी। जिन लोगों के इन्होंने नाम चलाए हैं उन लोगों में से 2-3 लोगों से मेरा राब्ता हुआ है, उन्होंने तरदीद की है इस बात की। तो फिर मैं इनकी बात को कैसे कंफर्म कर दूं? किन किन ने तरदीद की है राणा साहब? किन किन लोगों से राब्ता हुआ आपका जिन्होंने तरदीद की? देखें, इसमें एक तो सबसे ज़्यादा नाम जो चल रहा था, और मुझे भी थोड़ा सा इस बारे में जो है वो शक इसलिए गुजरा कि फैसल नियाज़ी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने से पहले जो है वो पीटीआई में थे, और इलेक्शन के आखिरी दिनों में उन्होंने पीएमएलएन को ज्वाइन किया। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब हमारे एमएनए हैं वहाँ से, और उनकी सिफारिश पे या उनकी रिकमेंडेशन पे हमने उनको टिकट दिया। वो वहाँ से माशाल्लाह इलेक्ट हो गए, वो एमपीए हैं। तो मुझे भी था कि शायद उनका क्योंकि राब्ता काफ़ी पुराना है तो शायद वो मिले होंगे या उनकी तरफ से कोई शायद ऐसी बात हो। लेकिन जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा जी कि मैंने मुस्लिम लीग नून पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, मुझे इज्जत मिली है, मैं अपनी जमात के साथ हूँ, मेरा बिल्कुल किसी किस्म का कोई किसी के साथ डॉक्टर शहबाज गिल साहब से अब जरा मुझे इसका जवाब ले लेने दीजिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब वो कह रहे हैं ये तो शोशा छोड़ा गया है ताकि बजट से तवज्जो उठ जाए। वो कह रहे हैं मुमकिन है कुछ लोगों ने शायद मुलाकात की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, एक तो मैं एक और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस तरह की सियासत पाकिस्तान में होती रही, जिसको हम कंडेम करते रहे और अभी भी करते हैं, जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त मेम्बरान की होती थी और ये सब कुछ होता है। अगर आज से एक हफ़्ता पहले हम ये काम करते तो आप बिल्कुल बजा थे हमारे ऊपर मुस्लिम लीग नून भी क्रिटिसाइज़ करने में, आप भी कि इनका बजट पास नहीं हो रहा, इनकी मजबूरी है, ये मेम्बरान ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। हमने बजट पास करवाया जो कि एक अहम संग मील था, ये दिखाने के लिए कि हमारे मेम्बरान पूरे हैं। सो ना हमारे अगेंस्ट कोई तहरीके अदमे एतमाद है, ना हमें कोई चैलेंज है, और हमने 24 घंटे के अंदर अंदर वो प्रूव करने के अंदर अंदर पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा 15 मिनट में बजट पास हुआ है। 15 मिनट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ऐसे ही फेडरल में आपने देखा बगैर किसी पर। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, 15 मेम्बरान इनके मिसिंग थे पंजाब के, पूरी जो बजट की वो थी जो अगले दिन भी कार्रवाई थी, उनके नाम भी निकालें, वो इन 15 से मुख्तलिफ हैं। इसलिए मैं आपके तवस्सुत से राणा साहब को बता दूं, इन्होंने उनके घरों का घेराव करना है कि 31 लोग और हैं। 15 में अगर 31 जमा करें तो 46 होते हैं। तो राणा साहब ये जरा घरों का घेराव करने का पहले तो इंतजाम कर लें 46 का। पहले मुझे बताइए, दूसरा शोशा छोड़ने की बात आपने की, क्विकली मैं जवाब दे दूं उसका। तो शोशा बिल्कुल एक छोड़ा गया था, बहुत ही बदकिस्मती का वाकया था वो।
वो था मॉडल टाउन का। एक तरफ अच्छा, बजट की उसमें आ बहस चल जाए। रही थी और एक तरफ मॉडल टाउन का वाकया किया गया था बजट से हटाने के लिए। हम ऐसे काम नहीं दावा करते। ये कर रहे हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते। 46 लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप दावा कर रहे हैं और आप कहानी को मॉडल टाउन पे लेके जा रहे हैं इस अहम मोड़ पर। मुझे ये बताइए कि इन 46 लोगों का इरादा क्या है? इस्तीफा देकर फिर इलेक्शन लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे या अपना एक धड़ा बना के बैठ जाएंगे? देखिए शहजाद, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अगर तो हमें कोई इस टाइम को बहरान होता कि हमारे नंबर पूरे ना होते, बजट पूरा नहीं हो रहा, हमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ती, मेम्बरान की खरीदो फरोख्त करें, हमने हुकूमत में आना है, हमें वज़ीर आला बनना है, हमें वज़ीर आज़म बनना है, तो आपके ये तमाम सवाल हक बजानब थे और मैं सरनगू करके आपके तमाम सवालों का जवाब देता। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि इनके अपने घर के अंदर लड़ाई है। बेगम अवान जो हैं वो बेगम मरियम अवान जो हैं वो जंग लड़ रही हैं अपने लिए, पार्टी में वो चाहती हैं लीडरशिप। शहबाज शरीफ साहब जो इनके सीनियर रहनुमा हैं वो अपने लिए, और सारी बात हमजा साहब जो हैं छोटे भाई हैं उनके मरियम के, वो वहाँ पे पंजाब में वो भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अपनी हुकूमत में भी ये मेरे एक मिनिस्टर हैं, मैं आपको अलहदगी में उनका नाम बता दूंगा, सिर्फ उनकी राजदारी रखने के लिए उन्होंने मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताया कि वो मिनिस्टर थे, उनको 2 साल तक शहबाज शरीफ साहब ने हाथ नहीं मिलाया था अपने मिनिस्टर के साथ। तो ये लोगों के साथ हालात करते थे। अब लोग अगर समझते हैं कि हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं इख्तियार करेंगे इस्तीफा देके, तो इनकी जरूरत नहीं है, इनकी अफादियत ज्यादा नहीं होगी ना, इसका मतलब उनकी जरूरत नहीं अफादियत नहीं होगी। देखिए उनकी जरूरत नहीं है, उनको हमारे नंबर पूरे हैं, हमें किसी किस्म की जरूरत नहीं। अगर वो अपने हलके के अवाम का जो उन्हें एहतिकाक उनके पास है और उसकी आवाज उठाना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक लाना चाहते हैं, उनका हक है और हम सुनेंगे, हम अपने मेंबरान की बात सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, साहबका वज़ीर आज़म की जवाब लेता हूं राना साहब, लेकिन यूनुस साहब मुझे जरा बता दीजिएगा कि जो लोग आपके साथ मिलने गए थे महज मुलाकात थी, जिसको डिनाई कर रहे हैं राना साहब के हो नहीं सकता इतने सारे लोगों, लेकिन क्या ये महज मुलाकात थी या ये तमाम लोग इस्तीफा देके पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं? एक तो सर शहजाद साहब, एक तो जो राना साहब ने बात की है लोटाइज्म की, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहता हूँ। लोटाइज्म जो है ना वो नून लीग ने हमेशा की थी, इनके अंदर लोटे बनते रहे हैं, ये लोटे बनाने वाली मशीनें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम नया दौर रकम करने जा रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी मेरे साथियों को इस्तीफ़ा, अगर हमने पीटीआई ज्वाइन करनी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम इस्तीफ़े दे के दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा जो शहबाज साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम तो मतलब मुल्क और कौम के लिए, और जो जिन लोगों के हलकों में ये कामयाब होके आए हैं, मतलब ये वज़ीर आला साहब जो है ना ये पूरे पंजाब के वज़ीर आला हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो मतलब अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन अच्छा है, हमें उनका विजन पसंद आ गया है, ठीक है जी। और उसके लिए जो मतलब यूनुस साहब आपको क्या पसंद आया? आपको 160 रुपए का डॉलर अच्छा लगता है? आपको महंगाई जो कि अब डबल डिजिट से ज्यादा लगने लगी है वो आपको अच्छा लगता है? सर मैं आपको कौन सा विजन जो है ज्यादा पसंद आया है, और खासतौर पे इक्तिसादी विजन में किस चीज को आप कामयाबी समझते हैं? सर मैं इनके ऊपर मैं सर बताता हूं आपको। ये डॉलर जो ऊपर गया है, डॉलर नीचे भी आना शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह ताला जब कोई फर्म डिफॉल्ट होती है तो उसके ऊपर भी एक दफा सवाल आता है, जब कोई मुल्क डिफॉल्ट होता है तो उसके ऊपर भी एक दफा डिफॉल्ट आता है। इसका जवाब दे तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह ताला, मैं कल उनसे मिला हूं, मेरी 1.5 घंटा उनसे मुलाकात रही है, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला हम 6 माह के अंदर अंदर ये सारा, असल मैं नुमाइंदा हूं जो हमारे मुल्क की 60-65% आबादी है उनका नुमाइंदा, मैं एलीट क्लास का नुमाइंदा नहीं हूं। अच्छा, एक सेकंड यूनुस साहब, अब मसला ये है इंशाअल्लाह ताला आज मेरी बात नोट कर ले, 2-3 माह बाद अगर आपने बगावत का ऐलान कर ही दिया है तो राना सनाउल्लाह साहब आपका एक बयान आज आ रहा था जिसमें आपने कहा कि लोग घरों से निकलेंगे और इनके घरों का घेराव करेंगे जो लोग लोटे बने हैं, और मैं उनकी क़यादत करूंगा। तो क्या अब आप ये लोगों का घेराव करने जा रहे हैं? ये जो 15 लोग हैं और खासतौर पे जैसे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि 31 और भी है, तो 46 लोगों का घेराव करेंगे अब आप उनके घरों का? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल साहब से मैं ये तवक्को करूँगा कि वो जो है वो हमारे लीडर्स का जो है वो इज़्ज़त से जो है वो नाम लें और इज़्ज़त से ज़िक्र करें, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हम भी जो है वो
ऐसे ही इज़्ज़त के अल्फाज उनके लीडर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, तो फिर हम भी जो है वो ख़ाबर मानिका के घर से शुरू होंगे और मुराद सईद की चीखों तक जो है वो जाएंगे। सही, चले ठीक है, इसलिए आप मुनासिब पॉइंट होगा आउट हो गया, पर्सनल कमेंट नहीं होगा। चले मुनासिब अरे होगा रुक कि जाइए, ये मैंने बेगम वो- अवान कहा है वो क्योंकि वो अपने बेगम सफदर अल्फाज अवान है, को क्या जो है गलत कहा है? बहरहाल मैंने जो बात कही है ना, तो चले वो ठीक फिर है, जो यही मैं खत्म कहूँगा कर वो भी गलत नहीं होगा। नहीं, नहीं, राणा सुन साहब, लें, मैंने जो सिर्फ मैं कहूँगा गुजारिश वो की भी है गलत कि वो नहीं होगा। बेगम सफदर अवान है, लेकिन मैंने बेगम इससे अवान अगर कहा, क्या आप गलत कहा है? सुन ले ना, सुन ले, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर इससे आप इज्तनाब ही करें तो बेहतर होगा, वरना जो आप मैं जब भी कहूँगा इमरान वो भी खान अल्लाह के न्याजी फजल कहते से हैं, चले हमने आप आपको छोड़ जो दीजिए है इस बहस वो- को यहाँ पर। ठीक है, राणा साहब वो point- भी जो है ना वो गलत नहीं होगा। आप बात को आगे अब बढ़ा मैं रहे हैं। आता हूँ आपके सवाल के ऊपर। जी। देखें, बात ये है कि ये ना बात 1 की है, ना 3 की है, ना 15 की है, ना 31 की है। ये तो बात है ही कोई नहीं। ये तो सारे ऐसे ही जो है ये अल्फाजी जो है ये बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं 3 है, कभी कह रहे हैं 15 है, फिर कहते हैं 31 पीछे हैं। मैंने बात की है लोटे की, और मैं बिल्कुल ये बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब ये कह रहा हूँ कि हम अपनी पार्टी का मैंडेट चुराने की किसी को जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। जो चोरी करेगा जी, वो बिल्कुल हम उससे लेकिन- इस्तीफा तलब करेंगे। अगर वो नहीं लेकिन देगा राणा तो साहब उसके मुझे घर एक का बात घेराव बताइए, करेंगे। काफ लीग का पूरा धड़ा 2008 से 2013 तक आपके साथ बैठा रहा असेंबली में, 30, 40, 45 अरकान थे। तो उस वक्त तो आपने कोई ऐसी तजवीज़ नहीं पेश की थी कि तुम लोग काफ लीग जी, छोड़ वो के आए हो, तुम हमारे- लोग के घरों का घेराव होना चाहिए। बात अगर ये ये- लोग अपनी मर्जी से नहीं। हमायत का ऐलान करें तो फिर क्या करेंगे आप, क्यों करेंगे? सुन लें ना, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि उस वक्त क्यों लीग ने घेराव करना था, अगर करना था, अगर उन्होंने नहीं मुनासिब समझा तो मैं अच्छा, मेरा आप मैं उस तो वक्त उनका वेलकम जवाब करने दूंगा। वाले थे, ठीक है, ठीक है। जी नहीं, मैं वेलकम करने वाला भी नहीं था, और वो सूरत हाल और थी जो सूरत हाल आप इसको उससे मिला रहे हैं वो जी गलत है। शिजात साहब, ये 2 मिनट का मौका दें मुझे। बस 2 मिनट से और 1 मिनट ले लीजिए जी, जल्दी से। जी शिजात साहब, मैं एक बात करनी चाहता हूँ राणा साहब से बड़े अदब से कि राणा साहब, ये आपकी आवाज़ में जो धमकी है ना, ये धमकी ना दे। मैं यूनुस अंसारी हूँ, मेरा नाम यूनुस अंसारी है, तो फैसलाबाद में मैं भी घिराव करा सकता हूँ। ये इंशाल्लाह ताला मतलब जो तकब्बर से नहीं बोल रहा, अल्लाह के डर से बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में मेरी एक कॉल गई तो इंशाल्लाह ताला उधर कितने घरों का घिराव होगा ये आप चले, अब बखूबी ये समझते हैं। प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ठीक है लिए जी? तो धमकियां ये देने के बात लिए आप नहीं ना है। करें, यूनुस ये अंसारी पार्टी साहब, किसी के ठीक जगीर है, नहीं यूनुस थी। अंसारी साहब, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से धमकियां ना दें आप जी। जी, मुकम्मल नहीं, करिए, लास्ट तो- कमेंट। मैं एक तो धमकी जब- नहीं दे रहा, एक मैं तो मैंने जब पहले अभी- बोला कि मैं आज जानना, जी, मैं जी, अल्लाह ठीक से है। आज इसी से डर के बात कर रहा हूँ ये कि मेरा शहजाद नाम यार, यूनुस आप अंसारी अच्छा है, भला ठीक है प्रोग्राम जी, करते और हैं। मेरा आपकी पार्टी ने ये गलत क्या अंदाजा आपने जो लगाया। है वो अच्छा, अच्छा, ये एक इन्होंने तो बुज़दार जो बैठाया हुआ है, एक अगला आपने बुज़दार बैठा लिया है यहाँ पे। एक तो जो अगला, जब ये 40 रुकन पूरे हो जाएंगे तो हम फैसलाबाद में इनको एक दावत देंगे। यही राणा हमने साहब, इंतजाम बुज़दार किया है। इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद पंजाब में काम दावत करेगा। देंगे बुज़दार ही आपके और पोल खोलेगा। उस्मान बुज़दार साहब उसमें शामिल होंगे एज ए कैप्टन ऑफ पंजाब। फैसलाबाद में दावत होगी। राणा साहब को भी इनविटेशन भेजेंगे ताकि गिराव करना हो तो जरूर तशरीफ लाएं। शहबाज गिल साहब, और एक- दूसरी एक- बात, एक- आखिरी बात, अहम सवाल आखिरी ये है बात, आखिरी कि बात, अगर- पहले एक सेकंड, शहजाद, आखिरी आप बात। नंबर पूरा करें। जी जी आप नंबर पहले पूरा करें, आप देख लें। जी, ये कर लेते शहजाद हैं। साहब, इन्होंने आपके सामने एक बात की है, जी जी बिल्कुल। इनसे तो नंबर पूछें पूरा कि करके ये कितनी फैसलाबाद देर में आएंगे ये दावत अरेंज और करेंगे। दूसरा और राणा अगर साहब, ये उतनी देर में दावत अरेंज ना करें जी जी तो फिर उसकी भी कोई सजा होनी चाहिए। सही, फिर सजा उसका ले ये- लेंगे। ये एक फिर सेकंड, इस्तीफा एक सेकंड देंगे। में कमेंट पूरा कर जो लूं। ये मेरा सूटकेस comment लेके शहजाद आए बहुत ना अमेरिका important से, है। मेरा फिर कमेंट बहुत फिर ये important है। सूटकेस राणा उठाएं और साहब, वापस एक सेकंड। अमेरिका जाएं। राणा साहब एक सेकंड, वो टाइम तय कर लें। एक तो बिल्कुल फैसलाबाद में दावत करेंगे उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, और दूसरा जब राणा साहब मूंछें टाइम ऊपर बताएं ना, करके, कितनी देर में करेंगे। जब राणा और साहब कितनी देर में मूंछें- करेंगे भाई? राणा साहब साल बात तो में, सुन 2 लें। साल में। राणा साहब बात सुन लें, बात का मजाक किरकिरा ना करें प्लीज। जब राणा साहब लोटे का और गलीज का वर्ड कहते हैं ना अपनी मूंछें ऊपर करके,
तो प्यारे लगते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। शहबाज गिल साहब, अगर ये नाम आप नहीं बताएंगे तो अच्छी फिर वो बात ये है, कहते अच्छी रहेंगे, बात जो है वो प्यारी लगनी चाहिए। वो ये कहते रहेंगे कि कोई नहीं मैं मिला, सियासी तो या वर्कर तो- हूं, मैं या कोई तो वो- ब्रीफ केस या उठा नहीं, के नहीं आया। हम नाम या तो हमारी वो बन खुद के सामने हमें आ जाए। नाम बताने की जमात जरूरत में ही या नहीं किसी है। हुकूमत सर, में। अगर हमारा काम ही काफी है, हम काम कर रहे हैं, नाम क्यों बताएं? नहीं। देखें राणा साहब जो तिलमिला रहे हैं ना, जो लोग मुलाकात राणा कर साहब रहे को हैं, परेशानी हुई, सुन घरों का लीजिए, घेराव कर रहे हैं, सुन लीजिए गैर ना, पार्लिमानी स्टेटमेंट सुनते दे नहीं ना आप। रहे एक तो हैं, क्या कुछ जो कर लोग रहे हैं, असूली- देख लें आपके सामने। जो लोग कह रहे हैं कि हम असूली मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं और इमरान खान की पॉलिसीज पर हम यकीन रखते हैं, एतमाद का इजहार करते हैं, कम से कम इतनी जुर्रत का मुजाहरा तो करें ना। नहीं, वो कोई जरूरत नाम नहीं है अपना- उनको, उनको कोई जरूरत नहीं है अपने नाम देने की। जरूरत की इसमें वो कौन सा मतलब रात के वो- अंधेरे में मिलने गए हैं? नून सरे लीग के टिकट पे दिन के बैठे रहेंगे वो, चिट्टे- लेकिन हिमायत चिट्टे- आपकी साहब, नहीं, आप देखिए, ये देखिए, मुझे उन्होंने बताएं कोई गैर कि पार्टी- ये- शायद बात ये सुनिए। मीडिया पहली की बात तरफ तो ये से है कि ये या क्वालिफाई आप नहीं लोगों करते की तरफ से इसके ऊपर बात करने की, ये इन्होंने कितनी काफी के बाद खुद ये नाइंसाफी किया। है ये क्वालिफाई नहीं कि करते इन इखलाकियात लोगों इस का बात से। जो है आपके वो सवाल का आप मैं जवाब दूंगा ना जरूर, इनकी क्योंकि कोई वो बात दिन का में जाके सिरा मिले है, हैं। अब उनको बाद में ना निकलने इनकी देना। बात मैं में उनकी कोई बात में नहीं बोला, मैं सब्सटेंस जब से बोल रहा हूं वो है और बोल रहे हैं। आपने खामखा जो राणा है साहब वो बात बात करने को देना, जो है ऐसे ना, ना करें। एक मिनट, एक राणा मैंने साहब आपकी बतंगड़ की बात सूरत सुनी, दी आप हुई बात है। करने दें, मैं जब इनके बोलता हूं पास है ही तब कुछ नहीं। एक सेकंड राणा साहब, राणा साहब बात है ही करने कुछ देना, नहीं। एक सेकंड। शोर ना मचाएं। ये शहजाद बात ऐसे करने दें, खामखा एक जो है जो सेकंड। सजा शहजाद बात होते करने हैं। दें ना। मैं खत्म कर यानी दूं, इनका- एक मिनट रुक जाइए। जी, बात करने इनकी जो है ना दिहाड़ी ये है, ये इन्हीं बातों के ऊपर ये अमेरिका से ब्रीफ केस उठा के अच्छा राणा साहब एक सेकंड, राणा साहब एक सेकंड। राणा साहब जैसे ओहो, आप यार, आप बीच में क्यों बोल मरियम पड़ते हैं? सफदर इस किस्म की अवान गुफ्तगू यूके के से इनके ब्रीफ पास केस उठा के आई चलिए, है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। उसी इनका तरीके से आप आया हूं बहुत- जैसे इन्होंने बेगम कोई मरियम सियासी सफदर बहुत बहुत अवान शुक्रिया। यूके से ब्रीफ केस उठा के एक सेकंड राणा साहब, एक सेकंड शहबाज साहब, एक सेकंड। ये तरीका नहीं है शहबाज साहब बात करने का। मैं सवाल करूं, क्या करूं? मैं आप बीच में बोल पड़ते हैं, आप बीच में बोल पड़ते हैं। आप रुक जाइए एक मिनट, हौसला रखिए, खुशी का मौका है ना आपके लिए। 46 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर लोग कहते हैं हम इमरान खान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार करते हैं, तो क्या ये नून लीग के टिकट पर आपकी हिमायत करते रहेंगे? इखलाकी तौर पे ये ठीक है, छोड़ दीजिए नून लीग का पास, अपने अपने इखलाकी। देखिए शहजाद, एक बात moral तो ground सवाल set से कीजिए। पहले आपको पता है कि उन्हें कोई गैर आईनी, गैर पार्लिमानी, गैर इखलाकी काम करने की जरूरत इसलिए नहीं, हमारे पास नंबर पूरे हमें ये जरूरत नहीं गैर है। इखलाकी है कोई- अगर वो कोई नून नहीं। लीग के टिकट पे जीतते हैं, लेकिन हिमायत आपकी करते हैं, ये गैर हमायत इखलाकी हमें है। उनकी जरूरत नहीं है, हम तो उनसे मिल फिर रहे क्यों हैं। मिल रहे हैं? क्यों? अच्छा, मिलना गलत है? आप मुझे दिखाइए पूरी दुनिया में कहां मेंबर पार्लियामेंट जाके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिलना मिनिस्टर के और साथ नहीं हिमायत मिलते। का ऐलान करना और ये कहना हमारी मैं- पॉलिसीज की हिमायत करना। जी, जी। हाँ, तो हमने उनसे वोट तो नहीं मांगा। और इखलाकी जब वो तौर पे ये ठीक देखिए, है। जब वो हमें वोट करेंगे बजट पे या तहरीक अदम एतमाद पे, तो आप ये सवाल तो कर ही नहीं कीजिएगा। सकते उससे कानून पहले का। अजम्पशंस पे ठीक है, कैसे हो बहुत सकते बहुत हैं ये शुक्रिया सवाल? तमाम वो हज़रात हमारी का। पॉलिसीज बहुत पे। अब से कुछ देर पहले हुकूमती वफ्द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एफबीआर के चेयरमैन शहबाज जैदी साहब थे, जिसमें मुशीर खजाना हफीज शेख साहब थे और स्टेट मिनिस्टर हम्माद अजहर साहब थे। और उन्होंने ये बताया कि जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, जिसका आज इख्तिताम होना था 30 जून 2019 रात 12 बजे तक, उसको अब 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कह रहे थे हफीज शेख साहब, सुनिए। खासतौर पे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक कानून है जिसकी जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है। और चूँकि कल मंडे भी है, तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसको हम, ताकि अगर कोई इन प्रोसेस है और उसको दिक्कत हो रही है अपना काम ख़त्म करने में, तो इनको ये इजाफी वक्त दिया जाए टिल द बैंकिंग आवर्स ऑन द 3rd। आज ये भी कहा गया कि जो लोग इस एसेट डिक्लेरेशन में अपने असासों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक बेनामी कमीशन बनाया जाएगा। इस हवाले से क्या कहा गया, सुनिए। खासतौर पे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक कानून है जिसके अंदर काफ़ी सख्त जो हैं सज़ाएं भी हैं, और कोई ये नहीं चाहता कि हम उस रास्ते पे जाएं। लेकिन एक बेनामी कमीशन जो है, बेनामी कमीशन भी बनाया गया है, और उसके बारे में मैं आपको अभी ये ऐलान कर रहा हूँ, जिसका काम ये होगा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं उनके पीछे जा सकती है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के चेयरमैन शहबाज जैदी साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कहा आज अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम चाहते हैं कि कुछ और टाइम मिल जाए ताकि मजीद लोग आ जाएं। ये अच्छा रिस्पांस जब आप कहते हैं तो क्या मुराद है इससे? मिसाल के तौर पे नून लीग में जो एमनेस्टी थी 124 अरब रुपए उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया। इन टर्म्स में अगर आप बता सकते हैं कि किस हद तक कामयाब रही आज ये एमनेस्टी?
देखिए, पहली बात तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि टाइम की एक्सटेंशन जो है वो जो स्कीम थी नून लीग की, उन्होंने 1 महीने बढ़ाया था। हमने ये स्कीम का टाइम बढ़ाया नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो क्यू लगा हुआ था उस क्यू को हमने क्लियर किया है। व्हाट आई एम सेइंग कि 1 जुलाई को वैसे ही बैंक हॉलीडे है और सेकंड को तो वो न्यूयॉर्क के साथ लिंक होता है कि फॉरेन करेंसी भी आती है। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक सिर्फ जो हमारे पास क्यू आ गई थी, जो लोगों ने ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी उसको क्लियर करने के लिए डेट दी है। अदरवाइज आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि कभी भी 3 दिन की एक्सटेंशन नहीं दी गई, हमेशा महीने की दी जाती है। मगर हम इस तरह पहले भी कहा, हम अपनी जगह पे मौजूद हैं कि हमें ये सिर्फ क्यू क्लियर करने के लिए एक्सटेंशन 3 दिन की दी है। इसके लिए हम ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह ताला आज रात को जारी करके इसको क्लियर करेंगे। कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, कि जो मैंने आज वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो हमें ये देखना है कि इस स्कीम का ऑडियंस या कौन फाइलर है। मेरी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ये वो लोग हैं जो पहले फाइलर नहीं थे और दरमियाने और मुतवस्सित तखरीब के ताजिर हैं। कि पहली वाली स्कीम जो आई थी पास्ट में, और नंबर जो है वो एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, मगर वो इट विल बी अ सब्सटेंशियल नंबर। बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो नंबर हमारे पास जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जो पहले फाइलर नहीं थे। ये पिछली स्कीम में ही मैं इन्वॉल्व था। पिछली स्कीम में जो लोग जनरली जिन्होंने फाइल किया था वो फाइलर्स थे और वो बिग वर्थ वाले लोग थे। मगर ये जो स्कीम है ये हमारी एक्सटेंशन ऑफ टैक्स बेस के लिए बुनियाद बनेगी इंशाल्लाह ताला। सही, क्योंकि 2-3 रोज पहले सरकारी टीम पे जब वजीर आजम इमरान खान साहब बैठे थे, उन्होंने इशारा दिया था कि मैं टीम से बात करूंगा कि शायद इसको हम एक्सटेंड कर दें, और उन्होंने एक तरीके से एतराफ भी किया था कि अब तक रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी आदत है कि लास्ट आखिरी 1-2 दिन में लोग आते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं, देखिए उसके प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को लोग गलत इंटरप्रेट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। देखिए रिस्पॉन्स हमारे मुल्क में हमेशा इस स्कीम में अगर आप याद करें तो इसमें दरमियान में रमज़ान थे। प्रैक्टिकली हमारे पास एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ 20-22 दिन थे रमज़ान छुट्टियों के बाद जब हम वापस आए तो तकरीबन ये सिर्फ 20 दिन थे, और 20 दिन में जो रेस्पॉन्स आया है वो फिनोमिनल है। आप जब इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे तो रिस्पॉन्स फिनोमिनल है। हमारा मकसद जो था, जिस तरह शेख साहब ने कहा, हमारा मकसद बेनामी एक्ट की ट्रांजिशन देना था, जो हमें दे दिया है। अब अभी भी मेरा ये कहना है कि बेनामी एक्ट के तहत जो बेनामी अथॉरिटीज़ हैं वो एनफोर्स कर दी गई हैं, वो इंस्टीट्यूट कर दी गई हैं। वो कल भी किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, और लोगों को अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग पाकिस्तान में आज बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर वो अभी 1-2 दिन में अवेल नहीं करेंगे तो बदकिस्मत होंगे वो, क्योंकि बेनामी लॉ का पूरा स्ट्रक्चर इन फोर्स है और वो कल से अपना एक्शन शुरू कर देगा। जरा आपने इसकी तफसील बताइएगा, जिस कमीशन का भी आपने जिक्र किया कि बेनामी कमीशन बनाया जाएगा, ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा, और क्या पाकिस्तान में जो भी अनऑफिशियल इस वक्त काम हो रहा है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो तमाम लोग इसकी जद में आ सकेंगे? नहीं, देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बेनामी एक पाकिस्तान में प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है 2017। ये पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था, मगर उन्होंने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके फरवरी 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया था और ये अब इम्प्लीमेंटेबल था। इसका जो स्ट्रक्चर जो इंकॉर्पोरेट करना था उसमें 4 लेयर्स होती हैं। उसकी पहली लेयर होती है इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसकी सेकंड लेयर होती है कमिश्नर, उसकी थर्ड लेयर होती है एडमिनिस्ट्रेटर, और फोर्थ लेयर होती है एडजुडिकेशन कमीशन। तो ये चारों लेयर जो थी वो हमने कल रात को नोटिफाई कर दी है। बेनामी कानून जो हैं उसमें 4 लेयर्स होती हैं। एक अफसर होता है, उसके बाद एक कमीशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, वो कमीशन होता है, बेनामी कमीशन होगा, जो हमने ऑलरेडी कल रात को कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट करती है, उसको कैबिनेट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, और वो कल 3 मेंबरों में मुश्तमिल है और वो अपना काम शुरू करे। तो इसका मतलब है बेनामी की इम्प्लीमेंटेशन कल रात से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और कल से हम बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो मेरी अभी भी लोगों को ये दरख्वास्त तो नहीं कर सकता, मेरी लोगों को ये हिदायत है, या मैं जो भी आप समझ लें कि वो ये 3 दिन है, इसका फायदा उठाएं, इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। और बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि हर प्रॉपर्टी जो आपने डिक्लेयर नहीं की वो बेनामी है। बेनामी वो होती है जो आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम है। अगर लेकिन शफा साहब उनका क्या होगा जो कि जिनकी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई है? तो वो उनके खिलाफ टैक्स कानून के तहत कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ बेनामी ठीक है खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ बेनामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मगर टैक्स कानून, और वो कार्रवाई काफी सख्त है
और हमने काफ़ी डेटा इकट्ठा किया हुआ है, हमारे डेटा पब्लिक भी डेटा कर दिया है। तो अब मेरा ये कहना है कि लोगों ने रिटर्न फाइल करते हुए ये ध्यान रखें कि अब ये पुराना ज़माना नहीं है और इंशाल्लाह ताला एक बेहतर FBR आपके सामने इंशाल्लाह नजर आएगा। अच्छा शहबाज साहब, क्योंकि टैक्स टारगेट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और नजरें आप पर हैं और इस बजट में कुछ इकदाम भी लिए गए हैं, जरा ये बता सकते हैं कि जो इकदाम लिए गए हैं वो बोझ नए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर ही है या नए टैक्स पेयर को भी आप शामिल करेंगे, नए लोग उसमें शामिल होंगे और बोझ उन पर है? देखिए, हमारा पूरा आई वुड से कि 99% एम्फेसिस उन लोगों पर है जो टैक्स की फाइलिंग में नहीं है। अगर आप कानून को गौर से पढ़ें तो तमाम कानून ने इस तरह बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में एक कानून है कि हर आदमी जिसके पास एक घर हो 500 गज का, उसको रिटर्न फाइल करना है। मगर पाकिस्तान में अक्सर लोग जो 500 गज का मकान है वो रिटर्न फाइल नहीं करते। मगर अब हमारी कोशिश होगी, और हम कोशिश नहीं बल्कि हम इन्फोर्स करेंगे कि हर आदमी जिसका 500 गज का मकान है वो रिटर्न फाइल करे। और ये जो पाकिस्तान में टैक्स की रेट इरोड होना शुरू हुई थी, ये ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अब टैक्स के कानून की अमलदारी होगी। हम हैरेसमेंट के साथ नहीं चलना चाहते, मगर हम ये चाहते हैं कि जो कानून मौजूद है उससे पूरी तरह अमल दरामद हो। और आज मैंने जब आपको बताया, पाकिस्तान में ये कानून है कि चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो, अगर आप 500 गज का मकान रखते हैं तो रिटर्न फाइल करें। मगर लोग रिटर्न फाइल नहीं करते। हमने सारा डेटा ले लिया है तमाम शहरों का, किन लोगों के पास 500 से ज़्यादा का मकान है, और हम उनको नोटिस देके रिटर्न फाइल करवाएंगे। अगर रिटर्न फाइल नहीं करने के खिलाफ सख्त इक़दाम भी करेंगी और उनको ये परसुएट करेंगे कि ये पाकिस्तान का कानून है और पाकिस्तान के कानून का हर आदमी का। और कुछ ऐसे इक़दाम भी लिए गए जिसपे बड़ा प्रेशर आया, जैसे जीरो रेटिंग का था, उस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहती थी ये ना हो, आप लोगों ने लिया है। वैल्यू चेन में आपने CNIC की जो शर्त डाली है उससे भी यकीनन डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी। जो पहले टैक्स पेयर्स नहीं थे, सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं थे, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि फाइनेंस बिल आने के बाद ये जो वक्त था इसमें जो माफियाज हैं वो हावी हुए हैं, और इसी तरह तंबाकू माफिया उनमें से एक है। आपने भी जियो पे इस हवाले से बात हुई, मैं जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि ये जो असद उमर साहब ने टैक्स लगाया था 300 रुपए फी केजी का, जो इस पे चार्जेस लगाए थे जो कि एडजस्टेबल था, वो क्यों खत्म किया और दोबारा उसको 10 रुपए पे क्यों लेकर आए हैं? बहुत बड़ा इलिसिट टोबैको का जो ट्रेड है वो इसकी जद में आ सकता था, वो डॉक्यूमेंट हो सकता था, ये क्यों इक़दाम रिवर्स किया गया है? देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि तंबाकू माफिया वाली बात आप कर रहे हैं, ये गलत है। आप अगर देखें तो जो रेट काफ़ी बढ़ाया गया है जो सिगरेट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं थ्रेशिंग की, 500 रुपये पर केजी होता है जब वो तंबाकू थ्रेश कराता है। इसका मसला ये है कि ये बेसिकली होता ये है कि कंपनी को बेयर करना होता है, मगर ये काश्तकार को बेयर करना पड़ जाता है। और जो काश्तकार हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर हमारा मकसद ये पैसे कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यहाँ पे सिस्टम में रहना है। तो 10 रुपए हो या 500 रुपए हो, सिस्टम में रहते हुए। शहबाज साहब, दो बातें। एक तो आज अहमद अजहर साहब ने कहा कि वो इनपुट पे टैक्स था, हमने आउटपुट पे लगा दिया है। मसला ये है कि आउटपुट पे आप बेशक लगाइए ताकि जो सिगरेट की फरोख्त है उसमें कमी आए, इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो वही लोग उन्हीं कंपनीज पर आएगा जो ऑलरेडी 98% टैक्स पे नहीं, मेरी बात जो ऑलरेडी सिस्टम से बाहर है, सप्लाई चेन से बाहर है, वो कैसे इसकी जद में आएंगे फिर? एक मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि आप पहले ये रियलाइज करेंगे कि जो इलिसिट ट्रेड है वो वो करिए, वो उनकी सारी फैक्ट्री आज़ाद कश्मीर में है या ट्राइबल एरिया में है। वो हम उसको चेक कर रहे हैं कि इलिसिट ट्रेड को कैसे कवर किया जाए। दूसरा, हम ट्रेसिंग ट्रेड पे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये जो 500 रुपये और 10 रुपये है, ये माफिया नहीं है, बल्कि माफिया के खिलाफ हम जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो लोगों का कहना है कि फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में तब्दीली है, मेरा ख्याल है यह पाकिस्तान का वाहिद साल है जिसमें फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में आपने ये एक तब्दीली वाज़े की। लेकिन शहबाज साहब, आपने जियो के प्रोग्राम में ये कहा था, आपने शाहजेब खानजादा के साथ ये प्रोग्राम में कहा था कि ये काश्तकारों पे, फार्मर पे टैक्स नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर्स पे टैक्स है। अब ये कहा जा रहा है कि ये फार्मर्स पे टैक्स है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि हमेशा से मैन्युफैक्चरर पे टैक्स है, मगर जो थ्रेशिंग करने वाला होता है वो फार्मर से ले लेता है। तो हमें फार्मर्स ने ये कहा कि वो ये टैक्स, मगर मैंने आपको पहली बात बताई, टैक्स हमने खत्म नहीं किया है। मेरे मकसद, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, टैक्स 10 रुपये आज भी मौजूद है, तो वो थ्रेशिंग में लेके, थ्रेशिंग के बगैर वो सिगरेट के लिए करामद नहीं होता। तो कानूनन वो मौजूद है। आप ये अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम खुद ये कह चुके हैं कि 2 कंपनीज हैं जो 98% टैक्स देती हैं, उनका मार्केट शेयर 60% है। आप ये अश्योर करते हैं कि जो बाकी कंपनीज जो 40% मार्केट शेयर रखती हैं और सिर्फ 2% टैक्स देती हैं, वो भी टैक्स की जद में आएंगी? मिसाल के तौर पे अगर एक कानून है कि 62 रुपए 75 पैसे से कम का सिगरेट पैकेट नहीं बिक सकता,
लेकिन बिकता है क्योंकि वो टैक्स नहीं देते, इसलिए वो 40 रुपए में भी बिकता है, 30 रुपए में भी बिकता है। मगर शहजाद साहब, आपसे सवाल आपसे मेरा ये कि वो सिगरेट का पैकेट बिकता तो है, वो पहली बात है, वो बनता कहाँ है? सबसे पहले मेरा सवाल है कि वो बनता कहाँ है? वो बनता है ज्यादातर बनता है या पार्टी? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, मैं चाहूंगा इस मौजू पे हम तफसीलन बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जैदी साहब। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दिलचस्प मुकाबला रहा, मैच आखिरी ओवर तक फंसा रहा। पाकिस्तान मैच जीतकर वर्ल्ड कप में चौथी पोजीशन पर आ गया है, लेकिन इस सनसनीखेज मैच का मजा तमाशाइयों के रवैये ने खराब कर दिया। शायकीन ने स्टेडियम को मैदान जंग बना दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की शिकायत पर आईसीसी ने इन वाकयात का नोटिस भी ले लिया है। कल हेडिंगली में पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान सिक्योरिटी के शदीद मसाइल सामने आए। मैच से पहले और आखिर तक हालात कशीदा रहे। स्टेडियम के बाहर तमाशाइयों ने मुक्कों, लातों, अंडों, बोतलों, कुर्सियों का आजादाना इस्तेमाल किया। मुश्तइल शायकीन को जो मिला एक दूसरे पर दे मारा। यही नहीं, अफगान तमाशाइयों ने इंतजामिया से भी झगड़े किए और शायकीन ने जबरदस्ती ग्राउंड में दाखिल होने की और स्टेडियम का गेट फलांगने की भी कोशिशें की। पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद हालात मजीद संगीन हो गए। मैच के बाद स्टैंड्स में मौजूद शायकीन आपस में गुत्थम गुत्ता रहे। यही नहीं, एक अफगान सपोर्टर ने अमाद वसीम और वहाब रियाज पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने इस शख्स को पकड़ लिया। इन झड़पों के बाद सिक्योरिटी ने चंद शायकीन को ग्राउंड से निकाल दिया। पाकिस्तान की शिकायत पर आईसीसी ने इन लड़ाइयों का नोटिस ले लिया है। अब देखना यह है कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खिलाड़ियों के लिए इजाफी सिक्योरिटी की दरख्वास्त भी कर दी है। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में जो कुछ हुआ, इस रवैये की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैच के बाद दोनों ममालिक के खिलाड़ियों ने भी इस रवैये की मजम्मत की। अफगान टीम के कप्तान गुलबदीन नायब ने इन वाकयात की मजम्मत करते हुए शायकीन से दरख्वास्त की कि क्रिकेट को गेम की तरह ही समझना चाहिए। अफगानिस्तान के कप्तान ने इस पर बात की और पाकिस्तान के ऑलराउंडर अमाद वसीम ने भी कल इन वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में मुसलमान भाई हैं और हमें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। कल के इस मैच में इलाकाई तासुब खुलकर सामने आया। शायकीन को यह समझने की जरूरत है कि खेल सियासत और इलाकाई तासुब से बालातर होता है। क्रिकेट में सियासत नहीं लानी चाहिए और इसकी एक जबरदस्त मिसाल कल इसी स्टेडियम में हमने देखी। कल स्टेडियम में ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। दोनों ममालिक के शायकीन ने इकट्ठे तबाही बाहमी मोहब्बत का इजहार किया और ये वही रवैये हैं जिसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। अपनी अपनी टीम की हिमायत करना सबका हक है, लेकिन इस हिमायत में जज्बाती होकर मुखालिफ टीम के हामियों पर तशद्दुद करना यकीनन काबिल मजम्मत है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इसको जेंटलमैन की तरह ही देखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।